मैं दुबई की उन चमचमाती सड़कों पर खड़ी थी, जहां रातें ठंडी हवाओं से कांप उठती हैं। मेरी जिंदगी एक लंबी जद्दोजहद बन चुकी थी। गरीबी ने मुझे इस रास्ते पर धकेल दिया था, जहां मेरी कोई और काबिलियत नजर नहीं आती। पतले कपड़ों में लिपटी फुटपाथ के किनारे मैं ग्राहकों की तलाश में नजरें बिछाई खड़ी थी। 2 दिन से भूख ने मेरी हड्डियां चबा ली थीं। एक दाना भी मुंह में न गया था। कैसीनो की लत ने जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, वे सब उड़ चुके थे और अब सिर्फ खाली जेब और थकी हुई रूह बाकी थी। अमीर लोग हम जैसे सड़क की लड़कियों से दूर भागते थे। उनकी नजरों में हम गंदगी की तरह थे, बीमारी का खतरा। जबकि मैं पूरी तरह स्वस्थ थी। बस किस्मत ने साथ छोड़ दिया था। थकान से पैर लड़खड़ा रहे थे। मैं मन ही मन दुआ मांग रही थी कि आज तो बस पेट भर रोटी मिल जाए, वरना ये सर्द रात मुझे निगल लेगी। तभी सड़क पर एक चमकदार लग्जरी कार की लाइटें चमकी और वो धीरे धीरे मेरे पास रुक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं फुर्ती से आगे बढ़ी, झुककर बोली, साहब, सिर्फ 5,000 दिरहम। पूरी रात आपकी। मैं मजबूर हूं, 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। आपको कोई शिकायत ना होगी? कार का शीशा नीचे सरका और अंदर बैठा शख्स, एक रईस शांत चेहरे वाला, ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो नामुमकिन लग रहा था। दया या फिर कुछ और। वो बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैं स्तब्ध रह गई। सालों से इस धंधे में कोई नाम न पूछा था। हम तो बस एक रात की चीज थे उनके लिए। धीमी आवाज में मैंने कहा, आराध्या। नाम बोलते ही जैसे पुरानी यादें जागी। वो मुझे घूरते हुए बोला, पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं, वहां आराम से बात करेंगे। हैरानी हुई, लेकिन भूख और थकान ने सोचने का मौका ही न दिया। मैं चुपचाप कार में सवार हो गई। अंदर महंगे परफ्यूम की खुशबू ने मुझे घबरा दिया। मेरी दुनिया से कोसों दूर। रास्ते भर खामोशी थी, सिर्फ इंजन की हल्की गुनगुनाहट। कार एक भव्य विला के सामने रुकी। गेट खुला। चौकीदार ने सलाम ठोका। वो अंदर पार्क करते हुए बोला, उतर जाओ, लेकिन याद रखना, यहां शालीनता से पेश आना। अगर बाजारू हरकत की तो ना पैसा मिलेगा ना छोड़ूंगा। पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसा कहूं वैसा करना। एक शब्द भी अपने मन से मत बोलना, वरना ये जगह तुम्हारी कब्र साबित हो जाएगी। उसके शब्दों से ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं बोली, अगर इतना खतरा है तो मैं यहीं उतर जाती हूँ। भूखे मरना इससे बेहतर। लेकिन वो ठंडे लहजे में हंसा, अब पीछे मुड़ना मुश्किल है, चलो अंदर। मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, साहब, बस थोड़ा खाने को दे दीजिए। भूख से ताकत ही खत्म हो गई। कसम, मैं आपकी हर उम्मीद पूरी करूंगी। उसने सख्त नजरों से देखा, लेकिन फिर अंदर ले गया। विला के अंदर रोशनी की बौछार हो गई। लगता था जैसे कोई पार्टी का इंतजार हो, लेकिन वो जगह खाली खाली सी लगी, सिर्फ साएं और रहस्य। वो मुझे एक कमरे में ले गया, जहां नरम कालीन और महंगे फर्नीचर थे। बैठो, उसने कहा। मैं डरते डरते बैठ गई, मन में सवालों का तूफान। क्या ये कोई जाल था, या फिर किस्मत ने आखिरकार करवट ली? वो बाहर गया और लौटा तो हाथ में एक थाली थी, गर्म रोटियां, दाल, चावल। खाओ, बोला। आंसू आ गए आंखों में। मैंने झपट कर खाना शुरू कर दिया, जैसे सालों की भूख एक झटके में मिट जाए। खाते खाते बोली, क्यों कर रहे हैं ये सब? 4 लाख देने की बात कही थी, लेकिन ये। वो मुस्कुराया। 4 लाख? वो तो बहाना था। मैं एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन जिंदगी ने मुझे भी तोड़ दिया है। तुम्हारी आंखों में वो दर्द दिखा जो मेरी बीवी के जाने के बाद मेरी आंखों में था। आज रात कोई सौदा नहीं, बस बातें करो, आराम करो, कल सुबह नया रास्ता ढूंढेंगे। मैं अवाक रह गई। क्या ये सपना था? ठंडी रात जो कब्र लग रही थी, वो अचानक जिंदगी की उम्मीद बन गई। हम घंटों बातें करते रहे। मेरी जिंदगी की उदासी, उसकी अकेलापन। सुबह होते होठे लगा, शायद दुबई की ये चमचमाती दुनिया में भी इंसानियत बाकी है। मैंने पहली बार खुद को इंसान महसूस किया, न कि एक वस्तु। और वो 4 लाख, वो तो बस शुरुआत थी नई जिंदगी की। सुबह की पहली किरणें विला के विशाल खिड़कियों से झांकने लगी। जब मैं आंखें खोली तो लगा जैसे रात का साया अभी भी कमरे में घूम रहा हो। बिस्तर इतना नरम था कि सालों से भूली हुई नींद ने मुझे जकड़ लिया था। कंबल के नीचे छिपी मेरी थकी हुई देह अब थोड़ी तरोताजा लग रही थी, लेकिन मन में सवालों का जाल बुन चुका था।
ये सब सच था या बस एक भूखे पेट का सपना? मैं धीरे से उठी, कमरे की शानदार सजावट को निहारते हुए। चित्रकारी वाली दीवारें, चांदी के फूलदान और वो साफ सुथरी शांति जो सड़क की चीख पुकार से कोसों दूर थी। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और वो अंदर आया, साफ सुथरे सूट में, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। हाथ में एक ट्रे थी जिसमें ताजा फल, कॉफी और ब्रेड थे। सुप्रभात आराध्या, उसने कहा, जैसे हम सालों से जान पहचान के हों। नींद अच्छी आई? मैंने सिर हिलाया, शब्द ढूंढते हुए। जी साहब। लेकिन कल रात की बातें, वो सब? वो ट्रे मेज पर रखते हुए हंसा। सब सच। मेरा नाम राहुल है। मैं यहाँ एक छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलाता हूँ। लेकिन जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि पैसा सब कुछ नहीं। मेरी पत्नी 3 साल पहले कैंसर से चली गई और तब से ये विला एक खाली खोल बन गया। तुम्हारी आंखों में वो दर्द दिखा जो मैं रोज आईने में देखता हूँ। हमने कॉफी पीते हुए बातें की। मेरी जिंदगी की कड़वी सच्चाई, कैसे भारत से आई थी सपनों के पीछे, लेकिन गरीबी ने मुझे इस दलदल में धकेल दिया। कैसिनो की लत, टूटे हुए रिश्ते और वो अकेलापन जो रातों को चैन न लेने देता। राहुल ने धैर्य से सुना, बीच बीच में सवाल पूछे। तुम्हें क्या बनना था अगर ये सब ना होता? उसने पूछा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, पढ़ाई करनी थी, स्कूल में अच्छी छात्रा थी, लेकिन घर की मजबूरी। वो चुप हो गया, फिर बोला, तो आज से नई शुरुआत। मैं तुम्हें यहां रखूंगा, नौकरानी या असिस्टेंट के तौर पर। वेतन अच्छा, रहना खाना फ्री, लेकिन शर्त ये कि कैसीनो का नाम मत लेना और धीरे धीरे खुद को संवरो। अगर मन न लगे तो चली जाना, कोई जबरदस्ती नहीं। मैं अवाक रह गई। 4 लाख की बात तो भूल चुकी थी, लेकिन ये तो जिंदगी का नया अध्याय था। आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार खुशी के। क्यों राहुल? मैंने तो कुछ किया भी नहीं आपके लिए। वो मेरी ओर देखकर बोला, किया है। कल रात तुमने मेरे अकेलेपन को तोड़ा, बातें की, हंसी। ये छोटी छोटी चीजें ही तो इंसानियत है। दिन भर वो मुझे विला घुमाता रहा, बगीचा, लाइब्रेरी, यहां तक कि अपना छोटा सा ऑफिस। शाम को एक स्थानीय स्कूल की मैडम को फोन किया जो महिलाओं को सिलाई और कंप्यूटर सिखाती थी। कल से क्लास ज्वाइन कर लो, कहा। रात को डिनर के बाद हम बालकनी में बैठे। दुबई की चमचमाती लाइटें नीचे फैली हुई, लेकिन अब वो डरावनी न लग रही थी, बल्कि उम्मीद की तरह। राहुल ने एक पुरानी तस्वीर निकाली, अपनी पत्नी की। वो भी तुम्हारी तरह मजबूत थी, शायद इसलिए तुम्हें देखकर लगा किस्मत ने कोई संदेश भेजा है। मैंने तस्वीर को छुआ, मन में एक अजीब सी शांति। लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। राहुल ने उठाया, चेहरा सख्त हो गया। क्या? वो डील कैंसिल? वो फोन रखकर बोला, बिजनेस का झमेला, कल सुबह मीटिंग है। तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ थामा। पहली बार किसी का स्पर्श इतना गर्म लगा। बताओ ना, अब हम साथ हैं ना? वो मुस्कुराया, लेकिन आंखों में चिंता थी। ये शहर की चकाचौंध के पीछे अंधेरा भी है आराध्या। कुछ लोग जो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन डरो मत, हम लड़ेंगे। रात गहराती गई और मेरे मन में नई आशंका जागी। क्या ये नई जिंदगी इतनी आसान होगी, या फिर दुबई का ये जादू बस एक और जाल है? लेकिन फिलहाल राहुल की सांसों की गर्माहट ने मुझे आश्वस्त किया। कल एक नया दिन था और शायद एक नई लड़ाई की शुरुआत। सुबह की मीटिंग के बाद राहुल लौटा तो चेहरा ऐसा था जैसे बादल गिराए हों। मैं किचन में कॉफी बना रही थी, पहली बार किसी के लिए, और वो भी बिना किसी शर्त के। स्कूल की क्लास से लौटते ही मैंने खुद को व्यस्त रखा था। सिलाई मशीन पर उंगलियां चलाना, कंप्यूटर कीबोर्ड पर नाम टाइप करना, ये सब पुरानी यादें ताजा कर रहा था। लेकिन राहुल की आंखों में वो छिपी चिंता मुझे चैन न लेने दे रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा, थाली रखते हुए। वो सिर झुकाकर बैठ गया। डील टूट गई। वो लोग जो मेरा कच्चा माल सप्लाई करते थे, उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। वजह? कहीं ना कहीं मेरी पुरानी दुश्मनी। 3 साल पहले एक पार्टनरशिप में धोखा हुआ था और अब वो बदला ले रहे हैं। मैंने उसका हाथ थामा जो ठंडा पड़ चुका था। कितना नुकसान? वो सिर हिलाया। लाखों का, लेकिन पैसे से ज्यादा ये बिजनेस मेरी पहचान है। अगर ये डूबा तो सब खत्म। रात भर हमने बातें की,
उसकी पुरानी कहानी, कैसे वो भारत से आया था, पत्नी के साथ सपने बुनता था, लेकिन किस्मत ने सब छीन लिया। मैंने अपनी जिंदगी के टुकड़े बिखेरे, गांव की वो छोटी सी दुनिया जहां पिता की बीमारी ने सब उजाड़ दिया, और दुबई आने पर ये गंदा रास्ता। लेकिन अब, मैंने कहा, अब तो हम हैं ना एक दूसरे के साथ। वो मुस्कुराया, लेकिन आंखों में आंसू थे। हाँ आराध्या, शायद यही किस्मत का खेल है। अगले कुछ दिन जैसे सपने सभी थे। मैंने क्लास ज्वाइन की, सुबह सिलाई, दोपहर कंप्यूटर, शाम को विला में राहुल के साथ डिनर, और रातें बातों में। वो मुझे किताबें दिलवाता, पुरानी बॉलीवुड फिल्में दिखाता। धीरे धीरे मेरी हंसी लौटने लगी, और कैसिनो की वो काली यादें धुंधली पड़ गईं। लेकिन खतरा टला न था। एक शाम जब मैं बगीचे में फूल सींच रही थी, तभी गेट पर हॉर्न की आवाज आई। राहुल बाहर गया और लौटा तो हाथ में एक लिफाफा था। खुला तो अंदर धमकी भरा नोट, पीछे हट जा वरना सब उजड़ जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गई। ये वही लोग हैं, अब घर तक पहुंच गए। मैं डर गई, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। पुलिस को बताओ, अकेले मत लड़ो। वो हंसा, कड़वे अंदाज में। दुबई में पैसों का खेल है आराध्या, पुलिस भी उनकी जेब में, लेकिन हार नहीं मानूंगा। कल एक नई डील फाइनल हो रही है, एक भारतीय सप्लायर से। अगर वो पक्की हो गई तो सब सेट। रात को नींद ना आई। मैं बालकनी में खड़ी दुबई की लाइटों को देख रही थी, चमकती हुई, लेकिन अंदर से खोखली। राहुल आया, कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में रोशनी आई है, अब हारने का सवाल ही नहीं। उसके स्पर्श में वो गर्माहट थी जो सालों से भूली थी। रात को हमने शैंपेन खोली, छोटी सी जीत की खुशी में, लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था। क्या ये खुशी टिकेगी, या फिर अंधेरा फिर लौट आएगा? शैंपेन की आखिरी घूंट उतरते ही रात गहरा चुकी थी, लेकिन हमारी आंखों में वो चमक थी जो जीत की मिठास से आती है। राहुल ने ग्लास टेबल पर रखा और मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब चिंता से ज्यादा गर्माहट से भरी थीं। आराध्या, आज से सब कुछ बदल जाएगा। डील पक्की, बिजनेस पटरी पर, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जो कभी न खोना चाहूं। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सिर झुका लिया, शर्म और खुशी के मिश्रण में। दुबई की बालकनी से नीचे की दुनिया चमक रही थी, हाई राइज बिल्डिंग्स की लाइटें, दूर समंदर की लहरें। लेकिन अब वो सब हमारी लग रही थी, जैसे हमने इस शहर को जीत लिया हो। अगले हफ्ते जैसे फूलों की तरह खिले। मैंने क्लास में प्रोग्रेस की, कंप्यूटर पर ईमेल टाइप करना सीखा, सिलाई में एक साड़ी का ब्लाउज सिल दिया जो राहुल ने पहना तो तारीफ की। शामें अब हमारे लिए खास हो गई। वो ऑफिस से लौटता, मैं किचन में कोई सिंपल इंडियन डिश बनाती, कभी पनीर टिक्का, कभी आलू पराठा। खाते हुए वो पुरानी कहानियां सुनाता, कैसे वो मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू किया था, बिजनेस, पत्नी के साथ रातें बिताई थीं सपनों की। मैं सुनती और मन ही मन सोचती कि शायद मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा ताकि मैं उसके अकेलेपन को भर सकूं। एक रात डिनर के बाद वो उठा और हाथ बढ़ाया, चलो नाचते हैं। मैं हंसी, मैं तो नाचना भूल गई हूं। लेकिन वो जोर किया और स्लो म्यूजिक पर हम झूमे। उसके कंधे पर सिर टिका, दुनिया भूलकर। लेकिन खुशियां हमेशा टिकती नहीं। एक दोपहर जब मैं मार्केट से लौट रही थी, पहली बार राहुल ने मुझे कार दी थी, तभी फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने उठाया, हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज गूंजी, आराध्या, राहुल की नई दोस्त। मेरा दिल धक से रह गया। कौन? वो हंसा, बता दूंगा, बस इतना जान लो, वो डील जो पक्की हुई वो टूटेगी, और तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस लौट आएगी, सड़क पर भूखी। लाइन कट गई, हाथ कांपने लगे। मैं कार साइड में खड़ी हो गई, सांसें तेज। कौन था वो, और कैसे जानता था मेरा नाम? घर पहुंची तो राहुल मीटिंग में था। मैंने इंतजार किया, लेकिन मन में तूफान मचा था। शाम को वो लौटा, उत्साहित, नई डिलीवरी की खबर लेकर। लेकिन मेरी उदासी देखकर रुक गया। क्या हुआ? मैंने सब बता दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये वही हरामी है, अमित, मेरा पुराना पार्टनर। 3 साल पहले उसने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी की दवाइयों के पैसे हड़प लिए, अब बदला ले रहा है। वो फोन उठाया, किसी को कॉल किया, शायद अपने वकील को। ट्रेस करो ये नंबर।
और सिक्योरिटी बढ़ा दो। लेकिन उसकी आवाज में वो डर था जो मुझे और घबरा गया। रात को हमने फैसला किया, फ्लाइट बुक की, भारत जाने की। कुछ दिन मुंबई में रहेंगे, वहां सुरक्षित, और मैं नई डील सेट कर लूंगा। तुम्हें भी अपना घर दिखाऊंगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक डर सताने लगा। क्या ये रिश्ता इतना नाजुक है कि एक फोन से टूट जाए? अगली सुबह एयरपोर्ट की रौनक में हम चेक इन कर रहे थे जब अचानक राहुल का फोन बजा। वो सुना और चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? फैक्ट्री में आग? सब जल गया? मैं स्तब्ध खड़ी रही। अमित का बदला शुरू हो चुका था। हमारी नई जिंदगी, जो अब भी पंख फैला रही थी, अब आग की लपटों में फंस गई। क्या हम इससे बच पाएंगे, या दुबई की ये चमक हमें हमेशा के लिए निगल लेगी? एयरपोर्ट की कशमकश में हम फंसे हुए थे, जैसे दुबई ने हमें आखिरी बार अपनी चमकदार गिरफ्त में जकड़ लिया हो। राहुल का फोन अभी भी उसके हाथ में था। स्क्रीन पर वो आग की लपटों वाली न्यूज क्लिपिंग चमक रही थी। फैक्ट्री के खंडहर, कालिक से सने मजदूर, और वो हेडलाइन, अज्ञात आग ने इंपोर्ट हब को राख कर दिया। मेरी सांसें थम सी गईं। राहुल, ये कैसे? मैंने बुदबुदाया, लेकिन जवाब से पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो, बोर्डिंग गेट, यहां से भागना ही एकमात्र रास्ता है। हम दौड़े, बैग्स पीछे छूटते हुए, दिल की धड़कन के साथ कदम तालमेल बिठाते। फ्लाइट में बैठते ही राहुल ने सीट बेल्ट कसा और आंखें बंद कर लीं। लेकिन मैं जानती थी, नींद कहाँ। वो आग उसके सपनों को जला रही थी। मुंबई की उमस भरी हवा ने हमें गले लगा लिया, जैसे पुरानी दोस्त। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही टैक्सी में सवार हो गए। राहुल के पुराने ड्राइवर ने पहचान लिया। साहब, इतने दिनों बाद? लेकिन राहुल ने सिर्फ सिर हिलाया, फोन पर किसी को फोन करते हुए। हाँ, फैक्ट्री का इंश्योरेंस क्लेम फाइल करो और अमित की हर मूवमेंट ट्रैक करो। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। समंदर की लहरें, लोकल ट्रेन की भाड़त, वो चॉल्स जहां से मैं कभी भागी थी। मुंबई मेरी जड़ें थी, लेकिन अब वो राहुल के साथ जुड़ गई लग रही थी। हम उसके अपार्टमेंट पहुंचे। एक छोटा सा फ्लैट, लेकिन पत्नी की यादों से भरा। दीवार पर उसकी तस्वीर, किचन में आधी बनी रेसिपी बुक। ये हमारा पहला घर था, राहुल ने कहा, बैग रखते हुए। अब तुम्हारा भी। पहले 2 दिन जैसे धुंध में बीते। राहुल मीटिंग्स में उलझा रहा, वकीलों से, इंश्योरेंस वालों से, पुराने दोस्तों से जो अब दुश्मन लग रहे थे। मैं घर संभालती, चाय बनाती, खाना पकाती, और रातों को उसके कंधे पर सिर रखकर सुनती उसकी उदासी। अमित ने सब प्लान किया था, एक रात बोला। उसके पास सबूत हैं कि मैंने कभी गलत नहीं किया, लेकिन वो पैसों से ऊपर है। अब फैक्ट्री गई तो नई डील्स रुक गई। मैंने उसका चेहरा छुआ। लेकिन हम तो बचे हैं ना। मुंबई में नई शुरुआत करेंगे। मैं सिलाई का काम शुरू कर दूंगी, तुम्हारा बिजनेस छोटे स्तर पर। वो मुस्कुराया, लेकिन आंखें नम थीं। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरी पत्नी जैसी। शायद यही वजह है कि मैं तुमसे। शब्द अधर में लटक गए, लेकिन उसके स्पर्श ने बाकी कह दिया। हम करीब आए, न सिर्फ दोस्ती में, बल्कि उस गहराई में जो सालों की तन्हाई को भर देती है। तीसरे दिन सुबह जब मैं बाजार से लौट रही थी, ताजे फूल और सब्जियां लेकर, तभी एक अनजान कार ने मुझे रोका। अंदर से एक औरत उतरी, उम्रदराज, लेकिन आंखों में आग। आराध्या, उसने पुकारा। मैं ठिठक गई। हाँ, लेकिन आप? वो करीब आई। मैं अमित की मां हूं। जानती हूं तुम कौन हो, राहुल की नई ट्रॉफी। उसके शब्दों से खून जम गया। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम। लेकिन वो बीच में काटा। गलत? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बर्बाद हो रहा है। राहुल ने उसे धोखा दिया, और अब तुम भाग जाओ यहां से, वरना। वो लिफाफा थमाया। अंदर फोटोज, मेरी पुरानी जिंदगी की, सड़क पर खड़ी कैसिनो के बाहर। ये अगर बाहर आई तो राहुल की सारी इज्जत मिट्टी। मैं कांपती हुई लिफाफा पकड़े घर लौटी। राहुल को दिखाया तो उसका चेहरा कठोर हो गया। ये ब्लैकमेल है, लेकिन अब काफी। उस शाम हमने फैसला लिया, अमित से आमने सामने बात। राहुल ने कॉल किया, कल शाम मेरे ऑफिस में अकेले आना। रात भर नींद ना आई। मैं राहुल के सीने से लगी सोच रही थी, क्या ये अंत है हमारी कहानी का, या फिर मुंबई की ये गलियां हमें नई ताकत देंगी? सुबह होते होते मन में एक जिद जागी। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जहां सालों की जद्दोजहद लिखी थी।
राहुल, मैंने कहा, अगर लड़ना है तो साथ, लेकिन सच से। वो मेरी आंखों में झांका, साथ हमेशा। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, फोन बजा। अमित का मैसेज, मीटिंग कैंसिल। अब खेल बदल गया। क्या ये जाल और गहरा हो गया था, या फिर किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया? हमारी जिंदगी, जो दुबई से मुंबई आ गई थी, अब बदले की आग में तप रही थी। अमित का मैसेज जैसे एक बम फट गया। मीटिंग कैंसिल, खेल बदल गया। राहुल का फोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई हों। हम अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े थे। मुंबई की शाम की गर्माहट अब ठंडी लग रही थी। नीचे ट्रैफिक का शोर गूंज रहा था, लेकिन हमारे कानों में सिर्फ वो मैसेज की गूंज। ये क्या मतलब? मैंने पूछा, आवाज कांपते हुए। राहुल ने सिर हिलाया। मतलब ये कि वो भाग रहा है, या फिर कोई बड़ा धमाका करने वाला है। अमित कभी पीछे नहीं हटता। हमने रात भर प्लान बनाए, पुराने दोस्तों से बात, वकील को अपडेट, यहां तक कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करने का फैसला। लेकिन नींद कहाँ आई। मैं राहुल के बगल में लेटी, उसके दिल की धड़कन सुनती हुई सोच रही थी। ये शहर जो मेरी जड़ें था, अब हमारे लिए जाल बन गया लगता था। सुबह की पहली चाय के साथ खबर आई, राहुल के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। टैक्स चोरी का आरोप, वकील ने फोन पर कहा। अमित ने शिकायत की है, सबूतों के साथ। राहुल ने फोन पटक दिया, दीवार पर मुक्का मारते हुए। वो झूठा, सब झूठा। मैंने उसे गले लगा लिया, आंसू रोकते हुए। शांत हो जाओ, लड़ेंगे, लेकिन अकेले मत। उस दिन हम बाहर निकले, नहीं भागने के लिए, बल्कि लड़ने के लिए। मैंने अपनी पुरानी चौल वाली दोस्त को फोन किया, जो अब एक छोटा सा एनजीओ चलाती थी महिलाओं के लिए। आराध्या दीदी, तुम मुंबई में? उसकी आवाज में खुशी थी। हाँ, सुनो, मुझे कुछ लोगों से मिलवाना है जो अमीरों के खिलाफ लड़े। दोपहर तक हम एक छोटे से ऑफिस में थे, जहां वकीलों और एक्टिविस्ट्स ने राहुल की स्टोरी सुनी। ये केस मजबूत है, एक ने कहा, लेकिन अमित के पास पैसे हैं, कोर्ट में वक्त लगेगा। शाम ढलते ढलते एक ट्विस्ट आया। राहुल का पुराना पार्टनर, जो दुबई में ही रहता था, ने वीडियो कॉल किया। राहुल भाई, अमित ने मुझे भी ब्लैकमेल किया, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, उसकी कॉल्स, जहां वो आग लगवाने की बात करता है। मैं भेज रहा हूं। फाइल आई और हमने सुनी। अमित की कर्कश आवाज, हाँ, फैक्ट्री चला दो, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, और राहुल सड़क पर। राहुल की आंखें चमक उठी। ये सबूत है, अब उल्टा खेलेंगे। हमने वकील को भेजा और रात को जश्न मनाया। सिंपल डिनर, लेकिन दिल से। राहुल ने मेरा हाथ थामा। तुम्हारे बिना ये सब नामुमकिन था। आराध्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। उसके शब्दों ने मुझे स्तब्ध कर दिया। सालों से भूली हुई वो फीलिंग, प्यार न कि लेन देन। मैंने सिर हिलाया, आंसू बहते हुए। मैं भी राहुल, लेकिन ये जंग खत्म होनी चाहिए। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सतर्क हो गए। राहुल ने झांका तो बाहर अमित की मां खड़ी थी। इस बार अकेली। खोलो, बात करनी है। हमने अंदर आने दिया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा कम, थकान ज्यादा थी। बेटा बीमार है, वो रिकॉर्डिंग्स उसने मुझे बताया, सब गलत हो गया। वो रो पड़ी। राहुल, माफ कर दो, पैसे वापस कर देंगे, केस वापस। बस बेटे को कसकर पकड़ लिया। मुंबई की रातें हमेशा शोर वाली होती है। नीचे गाड़ियों की हॉर्न, ऊपर बारिश की फुहारें। लेकिन आज वो शोर हमारे मन के तूफान को दबा नहीं पा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सतर्क होकर उठे। राहुल ने चेन डाली और मैं पीछे खड़ी। बाहर अमित की मां फिर थी, इस बार हाथ में एक फाइल ली। खोलो बेटा, मैं सच लेकर आई हूं। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर रोई हो। हमने अंदर आने दिया। वो सोफे पर बैठी, फाइल खोली। अंदर दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट्स और एक वीडियो पेन ड्राइव। अमित ने सब कबूल लिया रात को, वो बोली, आवाज टूटते हुए। वो बीमार नहीं, पागल हो गया है। दवाइयों की लत, पैसों की भूख। लेकिन अब वो भागने वाला है, दुबई वापस। ये सबूत इन्हें पुलिस को दो, केस वापस ले लूंगा, अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। बस बेटे को जेल मत जाना दो। राहुल ने फाइल ली, पन्ने पलटे। सब साफ था। अमित की साजिशें, आग लगवाने के पैसे, ब्लैकमेल के प्लान। क्यों आंटी, 3 साल बाद ये? राहुल ने पूछा। वो सिर झुकाई।
क्योंकि तुमने कभी बदला ना लिया। लेकिन अमित ने, वो तुम्हारी तरह मजबूत न था। हमने फैसला लिया, पुलिस स्टेशन जाना। अमित की मां साथ चली और रास्ते भर वो रोती रही। स्टेशन पर इंस्पेक्टर ने स्टोरी सुनी, सबूत देखे। ये सीरियस केस है, बोला। अमित को ट्रैवल बैन कर देंगे, इंटरपोल को अलर्ट। राहुल ने सांस ली, जैसे बोझ उतर गया हो। बाहर निकलते हुए मैंने उसका हाथ थामा। खत्म हो गया राहुल, अब नई जिंदगी। वो मुस्कुराया, पहली बार बिना चिंता के। हाँ आराध्या, मुंबई हमें अपना लेगी। दोपहर तक अकाउंट अनफ्रीज हो गया, इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव्ड। शाम को हम समंदर किनारे घूमे। मरीन ड्राइव की हवा ने पुरानी उदासी उड़ा दी। राहुल ने घुटनों पर बैठकर एक छोटा सा रिंग निकाला, सिंपल लेकिन दिल से। शादी करोगी मुझसे? आंसू बहने लगे। हाँ, मैं चीखी, गले लगते हुए। दुनिया घूम गई, लेकिन किस्मत का आखिरी खेल बाकी था। रात को घर लौटे तो दरवाजा खुला था। अंदर सब उल्टा पुल्टा, ड्रॉर्स खाली, पेन ड्राइव गायब और टेबल पर एक नोट, शुक्रिया सबूतों के लिए। अब असली खेल शुरू। अमित, मेरा दिल बैठ गया। वो आ गया था या भेजा था किसी को? राहुल ने फोन उठाया, लेकिन बैटरी डेड। हम बाहर भागे, लेकिन गलियों में अंधेरा। क्या ये अंत था या बस एक और शुरुआत? हमारी खुशी, जो अब भी पंख फैला रही थी, अब फिर खतरे की छाया में सिकुड़ गई। क्या अमित कभी रुकेगा या हमें हमेशा पीछा करता रहेगा?